बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील करने के लिए 23 दिसंबर की डेट दे दी है जी। इस तारीख को क्या होगा? दोनों वज़राए आला उनके साथ मौजूद थे, परवेज़ इलाही साहब भी, महमूद खान साहब भी। 6 दिनों में क्या बदल सकता है? क्या कोई ऐसी सियासी चाल चली जा सकती है जिससे ये मामला टल जाए? बहुत सारे माहिरीन व मुबस्सरीन ये दावा करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अभी तक इस मामले पर दो टोक रजामंदी का इजहार नहीं कर रहे कि वाकई ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। आइनी तौर पर 90 दिन में इंतखाबात कराना क्या मुमकिन है? क्या वाकई अगर कौमी असम्बली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं, जिसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त लिखा है स्पीकर को, तो फिर हुकूमत पर इतना बोझ पड़ जाएगा कि उन्हें आम इंतखाबात की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा? आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। आज हमने देखा परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब की जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद पर बड़ा खुलकर इजहार किया है, और इस इजहार में कहीं बरहमी भी है, नाराज़गी भी है, और वो नाखुश भी नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा जो कि उनके मोहसिन हैं, उन पर इस तरह से जो तनकीद कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। तो क्या समझा जाए कि अब इख्तलाफात का जब खुलकर इजहार होगा तो ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ सकते हैं और 6 दिनों में इतने बढ़ सकते हैं कि सारी की सारी सियासी बिसात पलट दी जाए। सियासी सूरत हाल के साथ साथ हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के मौशी हालात के हवाले से। 7 अरब डॉलर के ज़खायर पाकिस्तान के हैं जो कि कम तरीन सतह पर हैं, और पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त डार साहब क्या वाकई IMF के प्रोग्राम की किस्त जारी कराने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं? हमारा जो नवा रिव्यू है उसमें डिले क्यों है? पाकिस्तान ने कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करानी है? हमने देखा कि जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है वो हुकूमत से ये अपील कर रही है कि IMF के प्रोग्राम के ऊपर सियासत ना की जाए। ना सिर्फ हुकूमत से बल्कि बाकी सियासी जमातों से वो यही अपील कर रहे हैं। IMF के बगैर पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ कर पाएगा? रोल ओवर से काफ़ी ख़र्चे कम हो जाएंगे, या रीस्ट्रक्चरिंग अगर कर्ज़ों की नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा? फिर डार साहब बार बार दावा करते रहे हैं कि दोस्त ममालिक से बहुत सारे डॉलर्स आने हैं, बहुत सारी रकूम आनी हैं, वो रकूम अभी तक आई नहीं है। सो पाकिस्तान के मुआशी हालात से कैसे निपटा जा सकता है? IMF के जो शराइत हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने अभी तक कितना अमल दरामद किया? कुछ इस हवाले से बात करेंगे जी। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब। सबसे पहले उन्हीं की तरफ चलेंगे और दूसरे हिस्से में हम सियासी हालात की बात करेंगे। हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। इस वक्त ज़ाहिर है मुल्क में कन्फ्यूजन है, हुकूमत के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो कहती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अभी भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। अपोजिशन तो कहती ही है। अब आपकी नज़र में क्या वाकई पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है? बियॉन्ड दिसंबर भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत संगीन मसला है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बहुत तेजी से गिर चुके हैं। अब आप ये देखिए कि इस साल के आगाज में तकरीबन 10 अरब डॉलर के लगभग थे, अब वो गिर गिरा के 7 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए हैं, और हमें इस साल तकरीबन 22 अरब डॉलर कम से कम हमें जरूरत है। अच्छा, और पहले इसाक डार साहब, इस 22 अरब डॉलर में से कहते हैं कि तकरीबन 14 अरब डॉलर ऐसे हैं कि जो रोल ओवर हो जाएंगे। मैं देख रही थी बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि रोल ओवर करना सिर्फ काफ़ी नहीं है। आप भी एग्री करते हैं कि रोल ओवर काफ़ी नहीं होगा, रीस्ट्रक्चर हो सकते हैं ये आपकी नज़र में? देखिए, ये 22 अरब डॉलर का फिगर जो है वो रोल ओवर्स के बाद है, इट डज नॉट इंक्लूड रोल ओवर्स। ठीक है, तो रोल ओवर का जो अजम्पशन है वो लिया गया है, उसके बावजूद आपको 22.8 अरब डॉलर्स चाहिए, और ये गवर्नमेंट का अपना फिगर है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, जिसका ताल्लुक फॉरेन एड से है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास इस वक्त जो पहले तकरीबन 5 महीने में आपके पास पैसे आए हैं लोन्स के तौर पर, खास तौर पे वो तकरीबन 5-5.5 अरब के रेंज में है। तो अभी भी आपको कम से कम 17 अरब डॉलर की जरूरत है। इसलिए परेशानी हम सबको इस बात की है कि ये नेट है, नेट ऑफ रोल ओवर्स। ये नया पैसा जिसे कहते हैं, नया पैसा कैसे आएगा? रोल ओवर को, पुरानी चीज को आप रोल ओवर करते हैं लोन को, तो ये बड़ा मसला है कि क्या होगा। क्या हम अगले 7 महीने में, तकरीबन कुछ 6.5 महीने रह गए, अब
ہم کیا یہ پیسے حاصل کر پائیں گے؟ اور اس سے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان حالات میں کسی ایک ملک کے لیے دیوالیے سے دور ہونے کے لیے آئی ایم ایف کی چھتری بہت مناسب ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس سے جو باہر کے لینڈرز ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ چونکہ یہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، یہ فائنینشیل ڈسپلن بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ قرضوں کا بوجھ کم ہو، تو اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا ان حالات میں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت آپ کے پروگرام جو نوا ریویو تھا اس میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ اچھا، ڈالر کی جو قیمت ہے اس کی ریگولیشن کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، ڈار صاحب کی جو اپروچ ہے بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہمیں ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے مفتاح صاحب کہتے تھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے جو دستخط کیا اس میں تو صاف لکھا ہے آپ نے لیٹر آف انٹینٹ میں کہ ہم مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی اڈاپٹ کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جو مارکیٹ میں قیمت بنتی ہے وہی رہے گی اور اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کرے گا۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک چھوٹا سا مینج فلوٹ جسے کہتے ہیں نا، ہر روز کوئی 5-10 پیسے کم کر رہا ہے، جبکہ گیپ جو ہے آفیشل اور آپ کے اوپن مارکیٹ ریٹ میں وہ 10% تک سے زیادہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو کریکٹ پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایل سیز کو روکیں آربیٹرریلی۔ آپ کو پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو ڈیمانڈ کو مینج کرنے کے لیے ایکسچینج ریٹ کو استعمال کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اس پالیسی سے جو گیپ ہے وہ ختم ہو، تاکہ جو پیسہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے ریمیٹنسز کا اور ایکسپورٹس کا وہ نہ ہو، اور دوسری طرف آپ نہ صرف درآمدات کو روکیں بلکہ برآمدات کو بڑھانے کا بھی انسینٹیو دیں گے اگر آپ مناسب ایکسچینج ریٹ پالیسی رکھیں گے۔ اچھا پاشا صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو حکومت اس وقت کہہ رہی ہے کہ مطلب اپوزیشن زیادہ تنقید اس پہ کر رہی ہے کہ باہر سے جو آپ کے پاس، ابھی آپ نے بھی کہا کہ آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کم ترین سطح پر ہیں، واقعی یہ کم ترین سطح ہے پاکستان کی فائنینشیل ہسٹری کی، اور آپ کو لگتا ہے کہ کتنے سطح پہ جا کے ہم اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ 4 یا 5 مہینوں کا سارا پریشر ہے جو آیا ہے زر مبادلہ کے ذخائر پہ، یا کچھ عرصہ لگتا ہے اس ساری سچویشن تک پہنچنے میں؟ دیکھیے، اگست پچھلے سال کے مہینے میں ہمارے ریزروز 20 ارب ڈالر تھے، 20 ارب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سے تقریباً آپ دیکھیے کہ 15 مہینوں میں وہ 20 سے گر کر 7 پہ آ گئے۔ اب ہم کس طرح اندازہ لگائیں کہ یہ مناسب ہے، کافی ہیں یا نہیں؟ اس کا ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہر مہینے کے درآمدات جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے مشکل سے اس وقت ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ 1.2 مہینے کے لیے کافی ہیں، اور ساری دنیا بھر میں ایک فارمولا یہ ہے کہ سیف لیول آف ریزروز وہ ہوتا ہے جو کم از کم 3 مہینے کے برآمدات کو فائنینس کر پائے۔ صحیح۔ تو اس وقت ہمارے ریزروز بے انتہا کم ہیں۔ تو یہ ابھی ہم جس فائنینشیل اور اکنامک سچویشن میں اور کرائسس میں ہیں، یہ سارا ابھی موجودہ حکومت کے اوپر آپ ڈالیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ایک ڈکلائن نظر آ رہا تھا آپ کو پچھلے سال سے؟ جی بھائی، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اگست 21 میں 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کووڈ کے بعد انٹرنیشنل پرائسز میں بے تحاشا کمی آئی۔ ڈالر آپ نے دیکھا تیل کی قیمت ڈالر میں $40 فی بیرل پہ گر چکی تھی۔ تو یہ جو گراوٹ آئی ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگست سے جون تک گراوٹ جو آئی آپ کے ریزروز میں وہ تقریباً 10 ارب ڈالر کی آئی۔ پاشا صاحب، مجھے یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا کہ ریفارمز جو ہم نے سائن کی ہیں، انٹینٹ ہے ہماری جن کو کرنے کی، وہ بڑی سخت ہیں۔ وہ سخت کیوں ہیں؟ ہمارے میں اہلیت نہیں ہے؟ ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے؟ ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائیں، آپ کا تجارتی خسارہ پچھلے سال 17
अरब डॉलर से भी ज्यादा रहा। रिजर्व्स आपके सिर्फ 7 अरब डॉलर पे आज हैं। आपका बजट का खसारा पिछले साल का तारीख का सबसे बड़ा खसारा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान बेपनाह मुश्किलात में फंस चुका है, और आप अगर ये रिफॉर्म्स नहीं करते हैं तो यकीनन दिवालिये का खतरा पैदा हो चुका है, और खुदा न खास्ता हो भी सकता है। कोई 2 रिफॉर्म्स का अगर आप जिक्र कर दें कि कौन सी ऐसी 2 रिफॉर्म्स आप समझते हैं कि अगर हम यहीं से आगाज कर लें और बाकी ये हुकूमतें चाहें तो कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा जो बिजली का शोबा है, उसने, जिसे कहते हैं ना, रोशनी फैलाने के बजाय हमें बेशुमार, जिसे कहते हैं ना, ब्लैक होल बन चुका है। और आपको हैरत होगी सुन के कि पिछले साल हमने हमारे जो कौमी इदारे हैं, जिसे हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, जिसमें हमारा पावर सेक्टर सबसे डोमिनेंट है एक लिहाज से, उन पर जो हमने सब्सिडी दी है वो हमारे मुल्क के आर्मी के डिफेंस के अखराजात से ज्यादा हो चुके हैं। इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है? ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी बहुत अहम है और हम पैसा जाया कर रहे हैं पावर सेक्टर में। सबसे पहले सबसे अहम आपको जो करना है कि पावर सेक्टर को ठीक करें। जो लॉसेस हैं वो ठीक करें। बेशुमार इजाफा हुआ है लॉसेस में। आपके फ्यूल जो पॉलिसी है वो गलत है, आपके जो मेरिट ऑर्डर है वो गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको हैरत होगी 2700 अरब का सर्कुलर डेट है। तो पावर सेक्टर नंबर 1। नंबर 2, आपको कोशिश ये करना है कि रेवेन्यूज में इजाफा करें। खास तौर पे आपको कोशिश करना है कि जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, इनमें डेवलपमेंट करें ताकि अमीर तबका, जिनको बेशुमार मराहत मिल चुके हैं पिछले 75 साल, वो कम हो। और तीसरा बहुत अहम, आप अपने बरामदात की पॉलिसी इस तरह बनाएं, एक्सचेंज रेट को इस तरह रखें कि हमारे बरामदात में मुनासिब इजाफा हो सके। ये सब चीजें मेरे शागिर्दों को पता है, हुकूमत को क्यों नहीं पता है? सही। अच्छा पाशा साहब, अखराजात कम करने की भी बार बार बात आती है। क्या वाकई हमारे पास कोई रूम है? क्योंकि अगर हम परसेंटेज देखें अपनी, तो ज़ाहिर है हम कहीं पे 2% लगा रहे हैं किसी सेक्टर में, कहीं पे हमारा 4% है जो हम स्पेंड करते हैं। तो है वाकई में रूम कुछ ऐसे एरियाज में कि जहाँ पे कट लगाया जा सकता है? 100%। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया। जी, सब्सिडीज पावर सेक्टर पर सालाना आप 1500 अरब के करीब लगा रहे हैं। इसमें इस बजट में यह कहा गया है कि इसको आधा करना है। अगर आपने आधा वाकई कर लिया, 750 अरब। अब इसमें मसला क्या पैदा हो रहा है? मसला पैदा ये हो रहा है कि आपने कमिटमेंट की है, जो आपके अपने इंटरेस्ट में था, कि आप मुनासिब कीमत बढ़ाएंगे बिजली के निर्खों में, तकरीबन 8 रुपए फी किलोवाट आवर, मगर वो आप कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि बिजली के बिल इतने बढ़ चुके हैं कि इस पर एहतजाज हो सकता है। मैं आखिरी बस आपसे ये एक नुक्ता पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या एक कंसेंसस हो जाए, या जिसको हम आजकल चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, you think that can lead to a better situation? देखिए, माशाल्लाह हम जैसे प्रोफेसरों ने सारी जिंदगी मुल्क पे गुजारी है, बेशुमार पीएचडीज करवाएं। आपको शायद सुन के खुशी होगी कि मेरी एक किताब है चार्टर ऑफ द इकोनॉमी, और इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जी सर, जरूर। बात दरअसल ये कि हमने एंटिसिपेट किया था जब 2018 में उस वक्त के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चार्टर ऑफ द इकोनॉमी का जिक्र किया। एक मर्तबा पहले पाकिस्तान ने एक नेशनल एग्रीमेंट किया है टेररिज्म के खिलाफ 2015-16 में। माशाल्लाह सब सियासी ताकतें, एस्टेब्लिशमेंट मिलकर बैठी, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। हमें एग्जैक्टली वही यूनिटी, वही कंसेंसस चाहिए। और मैंने किताब जो है वो प्रेसिडेंट साहब के पास 15 कॉपियां मौजूद हैं। अब देखिए वो क्या
थैंक यू वेरी मच हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना और मुल्क के मारूफ माया नाज इकॉनमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल पैदा हो रही है। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, आइनी बहरान का खदशा होगा या नहीं होगा, और आइनी बहरान अगर होता है तो कौन वो गैप फिल इन करेगा 2 सूबों में अगर वहाँ पर हुकूमत चली जाती है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब और आइनी और कानूनी माहिर रज़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन करें लाहौर से। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, क्या देख रहे हैं आप, क्या वाकई 2 सूबाई असम्बलीज़ के और जो PTI के इस्तीफे अगर मंजूर होते हैं कौमी असम्बली से तो हम ज़िमनी इंतखाब भी देख रहे हैं या आम इंतखाबात देख रहे हैं? इसमें बड़ा अहम मामला ये है कि ठीक है कि आइन के आर्टिकल 112 के तहत सूबाई वज़ीर आला असम्बली की तहरीर के लिए गवर्नर को एडवाइस भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आइन ने इजाजत दे दी है, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मुदलदल तरीके से दलाइल क्या देंगे। अब परवेज लाई साहब किस दलाइल के तहत सूबाई असम्बली की तहरीर के लिए एडवाइस गवर्नर पंजाब को भेजेंगे, जबकि खुद उन्होंने फरमाया है चंद रोज पहले कि जी पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल बेहतरीन है, मिसाली है, कानून साजी भी हो रही है। डेवलपमेंट फंड के लिए 726 अरब रुपया अपने मुतलका हल्के में तकसीम भी करवा रहे हैं। जनूबी पंजाब है, गुजरात डिवीजन तो है। क्या आइन में इसकी भी कोई कदगन है कि आपने कोई वजह, ठोस वजह भी बतानी है कमर दिलशाद साहब? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, उस पर दलाइल तो देने पड़ेगा ना। आप दलाइल तो देने पड़ेगा। सूबाई वज़ीर को गवर्नर पंजाब को जो एडवाइस करेंगे असेंबली डिसॉल्व कर दें तो दलाइल क्या देंगे? वो दलाइल में तो उनके पास कोई दलाइल नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ कि बिलफर्ज अगर हो जाए तहलील तो फिर क्या होगा। मैं जरा रजा से भी से पॉइंट ले लूँ। रजा, आपको लगता है कि अब इमरान खान साहब के कल के ऐलान के बाद हो जाएंगी वाकई में असम्बलियाँ तहलील, और जो कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि वजह क्या दी जाएगी, क्या आइन में है कि कोई वजह होनी चाहिए, कहीं कोई इस तरह की डेफिनेशन नजर आती है आपको? नहीं, आइन में तो गुंजाइश कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक मुदलदल दलाइल देने के साथ जवाज तो देना पड़ता है ना। और ठीक है, आइन ने तो कहा कि सवाबदीदी इख्तियारात हैं, वो सवाबदीदी इख्तियार जब आते हैं जब सूबाई हुकूमतों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाए, ज़लज़ला आ जाए, तूफान आ जाए, या कोई बहुत बड़ी खाना जंगी छड़ जाए पंजाब में, तो तब वो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की मिजाज है। लेकिन बहरहाल अगर वो अपना भेजेंगे तो गवर्नर साहब के पास तो इख्तियार कोई नहीं है। आप ये भी कहते रहे कमर दिलशाद साहब, आप ये भी कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है, तो वो किस सूरत हाल में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा? मामला सुप्रीम कोर्ट पास में जाएगा ना। जो 180 मेंबर हैं अपोजिशन के और गवर्नमेंट के पास 186 हैं, तो 180 मेंबरों की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184 के तहत दरखास्त जमा करवाएंगे, अपील जमा देंगे अपना कि जनाब दलाइल क्या दिए हैं, सूरत हाल क्या है, सुबह ठीक चल रहा है, कानून साजी हो रही है, डेवलपमेंट काम हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमें किस बना पर ये डिसॉल्व किया गया, 180 मेंबरों को कहाँ से महरूम कर दिया गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात हैं आर्टिकल 184 के तहत, वो इस पर गौर खोज भी करेगी, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाएगी। कमर दिलशाद साहब, मैं जरा ये रजा साहब के पास भी ले जाऊं, ये बात जरा 1 मिनट रुकिएगा। रजा, आपने कमर दिलशाद साहब की बात सुनी, आप कैसे देखते हैं कि आईनी तौर पर ये मामला किधर को जाएगा अगर वाकई एक एडवाइस भेज देते हैं वजीर आला दोनों सूबों के? जी तंजीला, ये कंवर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। इन्होंने हवाला दिया है आर्टिकल 112 का 112 सब आर्टिकल 1 कि जो गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे 40 असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते हैं और अगर वो उसमें रिस्पॉन्ड ना करें 48 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएंगी। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कंवर साहब ने की है कि ये एक पावर दी गई है चीफ मिनिस्टर को अंडर आर्टिकल 112(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कोई एक्सप्रेसली इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने मतलब कि कोई वैलिड या कोई ठोस उसकी वजूहत देनी है कि आप असेंबली क्यों डिसॉल्व करें, लेकिन वो बिल्कुल बात ठीक है कंवर साहब की कि अगर एक पावर या डिस्क्रेशन दी जाती है चीफ मिनिस्टर को तो उसने उसको वाइजली एक्सरसाइज करना है। एंड ऑफ कोर्स उस चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को उसकी जो रीजंस हैं दलाइल देने हैं कि मैं किस वजह से आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। बिकॉज
कोई भी पावर होती है अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली जो इलेक्टेड फंक्शनरी या पब्लिक फंक्शनरी की होती है, तो आर्टिकल 112(1) ने स्पेशली नहीं स्पेसिफाई किया कि जो चीफ मिनिस्टर है उसने गवर्नर को वैलिड कोई रीजंस देने हैं, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल है लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, कि अगर कोई पावर किसी को दी जाती है उसने उसको रीजनबली उसकी डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज करना है। तो वो कंवर साहब की बिल्कुल बात ठीक है कि उनको कुछ ठोस वजूहत देनी पड़ेंगी गवर्नर पंजाब को कि किस वजह से ये असेंबली की जो डिसोल्यूशन है उसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं गवर्नर को। अच्छा, क्या इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कंवर दिलशाद साहब करें, अगर भेजा जाता है एडवाइस दोनों गवर्नर्स को, केपी से भी और पंजाब से भी, उसमें कोई मेंबर या गवर्नमेंट कोई और पार्टी लेके जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि ये इट्स नॉट फेयर कि इस तरह से इलेक्टेड जो असेंबली है उसको डिसॉल्व किया जा रहा है विदाउट एनी रीजन? कोई और भी लेके जा सकता है, एनी पार्टी? बिल्कुल ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं, वो तो किसी को आप रोक नहीं सकते इस पे। जो लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बिकॉज ये इतनी एक खिचड़ी सी मची हुई है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो पीटीआई का है या पीटीआई की गवर्नमेंट है, गवर्नर पीडीएम का है, प्रेसिडेंट जो है वो पीटीआई का है। सो एक किस्म की खिचड़ी मची हुई है इसके अंदर कि अगर कल कोई मामला जाता है उस तरफ तो कौन उसको रिफर करेगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी पर जा सकती है, प्रेसिडेंट भी एडवाइजरी ओपिनियन सीख कर सकता है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट इस केस में वो करना चाहेगा या नहीं, गिवन के इनकी अपनी पार्टी है जिनके चीफ मिनिस्टर ने या उनके इत्तेहाद ने उन्होंने रिकमेंडेशन दी है गवर्नर को टू डिसॉल्व द असेंबली। लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, ये मामला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं सकता किसी को। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, अगर हम अज्यूम कर लें कि हो गई हैं असेंबलियां तहलील, डेट्स का मुझे बताइए कि 23 को कहा उन्होंने कि हम डिसॉल्व कर देंगे 23 दिसंबर को, तो इसका मतलब है कि मार्च की 20 के अराउंड इलेक्शन हो जाएंगे, 20 से पहले। तो आपको लगता है कि वो पॉसिबल है इलेक्शन कमीशन की तैयारी, पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए? देखिए जी, मामले आइन में तो हर चीज डिटेल ही लिखी होती है ना। अब जैसे पहले था आइन का आर्टिकल 58(2)(b) जी, बस कि प्रेसिडेंट सब जब चाहे कौमी असम्बली को तहरीर कर दें, सूबाई हुकूमतों को तहरीर बाद में करवा दें, तो लेकिन उसमें दलाइल तो नहीं लिखे होते ना, तरीका हो, बस एक लाइन आ गई, इख्तियारात है। इसी तरह आर्टिकल 112 में इख्तियारात हैं सूबाई वज़ीर आला के पास, लेकिन दलाइल तो देने पड़ते हैं ना। जी ठीक है जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। सियासी हालात में कैसे आप देखते हैं असेंबलियों की तहलील के फैसले को, जिस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवर दिलशाद साहब, में पहले जरा रुकिए 90 दिन के ऊपर। क्या 90 दिन से डिले करने की भी कोई पॉसिबिलिटी कानूनी तौर पर मौजूद है? कोई ऐसा इम्कान मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, कोई ऐसे हालात व वाक़यात के जहां पे 90 दिन से लेट भी हो सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक ही पत्ता है, तुर्क का पत्ता। एक तुर्क का पत्ता हम नहीं कहते, चले बात तो सियासी बात हो जाती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक ही अहम नुकता के पास ये है कि चुनाव, चूंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला हुआ था कि ये जो अब आएगी ना असेंबली, ये 5 साल के लिए होगी, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये 5 साल के लिए पूरी कौमी सूबाई असेंबली का अब हो जाता है इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में 5 साल के लिए। तो ये किसी पर जनरल इलेक्शन है, और जनरल इलेक्शन के बारे में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने लिखा हुआ है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दस्तखत किए हुए हैं चारों सूबाई डॉलर ने, कि जब तक नई मरदमशुमारी नहीं हो जाती तो उस नई मरदमशुमारी को कराने के बाद हल्का बंदी असर नहीं होगी, इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी की जाएगी, इसके बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन। अब इलेक्शन तो ये कह सकता है कि जनाब अभी तो सेंसस की रिपोर्ट भी नहीं आई, सेंसस मुकम्मल नहीं हो रहा, तो हम किस बना पर नई हल्का बंदी कराएं? पुरानी हल्का बंदी पर आईन इजाजत नहीं देता। ठीक है, अच्छा मुझे आर्टिकल सही, मैं जरा यहाँ रुकिएगा तो ये जी कंवर दिलशाद साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है, जरा इस पे जरा रुकिएगा। मैं जरा रजा का इस पे पॉइंट ले लूँ। रजा, कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन के पास मामला चले जाएगा अगर गवर्नर और वजीर आला का इत्तेफाक नहीं होता, उस इलेक्शन कमिश्नर के पास जिसपे इमरान खान साहब की जमात को बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है। फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। आपने देखा है इसाक डार और आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें हो रही हैं। तो मैं
قانونی اور پولیٹیکل دونوں حوالوں سے رضا آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم ازیوم کر لیں کہ واقعی 23 کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ 23 دسمبر کے بعد جو 90 دن بنتے ہیں اس میں ہو جائیں گے انتخابات 2 اسمبلیوں کے؟ دیکھیں جی، 2 اس میں بلکہ 3 باتیں ہیں اس کے اندر. ایک قانونی ہے، آئینی، دوسری سیاسی ہے، اور تیسری ہے جو الیکشن کی کانڈکٹ سے منسلک ہے، جو ریئلٹیز آن گراؤنڈ ہے، اس پہ زیادہ بہتر مجھ سے کامنٹ قمر دلشاد صاحب نے. میں پہلی 2 پہ آ جاتا ہوں جی. دیکھیں وہ تو آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 105 کے نیچے یہ اور ریڈ میں 224A انہوں نے اپوائنٹ کرنی ہے کیئر ٹیکر کیبنٹ، اور 224A اگر 224 اور 224A کے نیچے یہ معاملہ جا سکتا ہے، اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر آ جائے گا، اور الیکشن 90 دن کے اندر ہونی ہے. یہ ہے. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جی. میں اس میں ایک تو جو قمر دلشاد صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگر یہ الیکشن کمیشن کمز ڈاؤن ود دس کہ یہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی، ایک وہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری ہمارے پاس ایک پاسٹ پریسیڈنس بھی موجود ہے. جب یہ محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، الیکشن ڈیلے ہو گئی تھی، جو خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایسا کوئی ایکسٹرینیس ایونٹ ہوتا ہے ملک کے اندر جو اللہ نہ کرے ہوئے، اس کی وہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہے جو الیکشن ڈیلے کرنے کی. لیکن دیکھیں اس میں جو ایک جنرل ایک آئینی، اور پھر میں پالیٹکس میں آ جاتا ہوں، اس پہ تھوڑا سا بات کرتا ہوں کہ جہاں تک سیاست کی بات ہے، دیکھیں وہی میں آپ سے عرض کیا کہ کھچڑی بنی ہوئی ہے. صدر پی ٹی آئی کے ہیں، گورنر پی ڈی ایم کے ہیں، چیف منسٹر پی ٹی آئی/PMLQ کے ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہے which is an independent body اور انڈیپینڈنٹ امپارشل باڈی ہے، اور جو سی ہے اس پہ عمران خان صاحب نے کافی وہ کنٹروورسی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. وہ اس پہ اٹس ویری ہارڈ ٹو سے، بیکاز عمران خان صاحب کا پتہ نہیں کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. انہوں نے کل اناؤنسمنٹ کی ہے اس پہ، تو دیکھیں اگر آپ ایک ریشنلی اور لینئر فیشن میں چلیں ان کی، تو اگر ایک ان کا آبجیکٹو ہے کہ کسی طرح فورس کریں کہ یہ ڈیزالو کر کے نیشنل اسمبلیز بھی ڈیزالو ہوئے، اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو فورس جنرل الیکشن آن دیٹ. ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے. لیکن اگر اس ایلیمنٹ کو آپ ڈسکاؤنٹ کر لیں تو اگر آپ سیدھا جو بے شک آئین کی بات کریں، پھر ان کو 90 دن میں کرانے پڑیں گے الیکشنز. وہ حلقہ بندیوں کی بات ہے، وہ قمر صاحب نے بات ٹھیک کی ہے، وہ دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ یہ حلقہ بندیاں، یہ معاملہ کورٹ میں بھی اینڈ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ حلقہ بندیاں پرانی پہ آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو یہ بڑے کافی ابھی زیادہ یہ ویریبلز انوالوڈ ہیں اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب، آپ سے بھی میں سیاسی طور پہ پوچھ لیتی ہوں، آپ کیونکہ کالم لکھتے ہیں بڑا زبردست قسم کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہو جائیں گی تحلیل 23 کو، اور یہ 6 دن کا وقت عمران خان صاحب نے لیا کیوں ہے، اور اگر عدم اعتماد آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ ہماری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ابھی تحلیل ہونے کا معاملہ بہت دور ہے گیا. اگر تحلیل کرانی ہوتی تو کل رات کو 9 بجے انہوں نے دکھا دینا چاہیے تھا قوم کو جناب ہم نے ایڈوائس گورنرز کو بھجوا دی ہیں، یہ ایڈوائس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، اور گورنر ہاؤس میں یہ کاپیاں ریسیو ہو چکی ہیں. تو وہ قوم کو دکھا دیتے تو آج اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی. لیکن مسئلہ تو انہوں نے نہیں کہا. پھر کہا جی 23 تاریخ کو ہوگا. اب اس 23 تاریخ کے عرصے میں ابھی اگر وفاقی حکومت یا جو مسلم اپوزیشن ہے پنجاب کی، اگر وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیتی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، تو دیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گا. ممکن ہے پر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو، لیکن بعد اگر کوشش کریں گے تو 15-20 دن گزر جائیں گی. میں رضا آپ سے بھی آخری کامنٹ یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہی پوچھ لیتی ہوں. عدم اعتماد کی بات ہونا شروع ہو گئی، پہلے نہیں ہو رہی تھی، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے یا اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ کتنے عرصے تک ٹل سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی تو ٹائم لیمٹس ہے نا، وہ کچھ دنوں میں ہی کرنا ہوتا ہے آپ نے. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، میں کمل صاحب بات کر رہے تھے، اس کو تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں آگے جو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، کہ یہ انہوں نے کل کیوں نہیں تحلیل کی، کل کیوں نہیں انہوں نے سمری بھجوا کے اناؤنسمنٹ کی. یہ 6 دن یا 7 دن کی بات انہوں نے کیوں کی، 5 دن کی بات کیوں کی انہوں نے؟ بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے. ابھی کیا انہوں نے خود کی ہے، ان کی اپنی مرضی تھی، یا چودھری پرویز الہی صاحب کی ایڈوائس پہ کیا انہوں نے؟ یہ بڑے اس میں ویریبلز ہیں، بیکاز 2 اس میں چیزیں اس ساری چیز کو ڈیلے کر سکتی ہیں، اور اس کو جو انٹرسیپٹ کر سکتی ہیں، وہ یہاں کوئی طریقے عدم اعتماد آئے ان کے خلاف، چودھری صاحب کے خلاف،
یا گورنر صاحب کہیں جو قمر صاحب نے بالکل بات ٹھیک ہے کہ آپ عدم اعتماد پہ ووٹ لیں. ابھی اس میں بہت زیادہ آگے چیزیں ہیں کہ یہ کیا کھچڑی بنتی ہے, کیونکہ اگر یہ دونوں جگہ بھی اگر یہ تحریک آ جاتی ہے, ہمارے پاس وہ پریزیڈینشل ایک وہ جو ریفرنس پہ جو اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ کل کو کوئی لوگ ایبسٹین کر جاتے ہیں ووٹنگ پہ, پی ایم ایل کیو کے پی ایم یا پی ٹی آئی کے, وہ ایبسٹین کر جاتے ہیں ووٹنگ کے لیے, ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوئے گا, وہ تو فارغ ہو جائیں گے. لیکن کیا پرویز الہی صاحب اپنی میجورٹی مینٹین, کانفیڈنس میجورٹی مینٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ تو یہ بہت اس میں ویریبلز ہیں. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ہمیں تو اندر کی باتیں نہیں پتا کہ کیا یہ عمران خان کا خود فیصلہ تھا یا چودھری صاحب کے کہنے پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 5 دن کی تاخیر دے دے. اس میں کیا ایک پولیٹیکل کیلکولیشن ہے, کیا نہیں ہے؟ بیکاز اگر آپ نے ایک سیدھی فیس ویلیو پہ جانا ہے تو ان کو کل ہی اپنی سمری بھجوا دینی چاہیے تھی, تاکہ وہ جو معاملہ تھا وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا, نو کانفیڈنس کا والا جو تھا, وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا. تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئے عدم اعتماد یا اعتماد کی تحریک آ ہی جائے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, رضا رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. اب اس میں کافی کچھ 6 دنوں میں ہو سکتا ہے. پرویز الہی صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ آج جو انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا عمران خان صاحب کی باجوہ صاحب کے اوپر تنقید کے حوالے سے, اس کو بھی کافی پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں دوری کی بات اگر ہو جاتی ہے, اور یہ دوری عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے یا ان کی جو سیاست ہے, اگر یہ اس سے واقعی بہت زیادہ متضاد ہوگی تو پھر تو معاملہ کافی خراب ہو سکتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.